नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की जो करंट अभी जो शेप हम देख रहे हैं वो एक्वायर की है। उन सारे इवेंट्स का, हिस्ट्री के सारे इवेंट्स का बायोटेक्नोलॉजी के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। कुछ एक ऐसे ही इवेंट हैं, कुछ एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क डिस्कवरीज हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड पे आप देख ही रहे हैं 1928 से लेके 1997 तक जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं, जो इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा रिसर्च हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और स्पेशली रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, किस तरह से जो वो सारी डिस्कवरीज इम्पॉर्टेंट हैं इन द एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ एक ऐसी डिस्कवरीज, कुछ एक ऐसी रिसर्च डिस्कस करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को एक इम्पॉर्टेंट शेप दी है। करंट जो इसकी शेप है वो उसकी वजह से ही मिली है। तो इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री। इसमें सबसे पहले बात करूँगा मैं डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के बारे में अगर बात की जाए, 1928 में डिस्कवरी हुई थी। लेकिन हिस्ट्री से पहले एक बात यहाँ पे जान ले, बायोटेक्नोलॉजी का जो नाम है, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म जो दी गई थी वो हंगेरियन इंजीनियर कैरोली इरेकी ने दी थी। तो ये नाम आपको याद रखना है, एक इंजीनियर के द्वारा दी हुई टर्म है जिसने, आप देख ही सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी से मर्ज किया है। बहरहाल, तो पहली डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे थे। इसमें सबसे पहले आती है आपकी, रादर आती तो बहुत सारी हैं लेकिन इस सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है 1928 की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे लैंडमार्क डिस्कवरी, विच इज़ डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, और वो हमें मिली थी फंगस से। उसका नाम दिया गया था पेंसिलिन। किसने की थी? डिस्कवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट 1942 पेंसिलिन की मास प्रोडक्शन जो है शुरू हुई थी। तो आप देख रहे हैं, गैप देखिए आप, 1928 में डिस्कवरी हुई थी, 1942 में जाके पेंसिलिन जो है मास प्रोड्यूस्ड की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। 1951 में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो इंसानों ने उसको एक्वायर करना शुरू किया था, उनको लैब में करना शुरू किया था। तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो लाइफ स्टॉक में अप्लाई होती है, और फ्रोजन सीमन के थ्रू ये की गई थी, एंड दैट वाज सक्सेसफुल। 1953, ये तो बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर माना गया है। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। सो इस डिस्कवरी को हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन इन 1953। 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर वो दिया गया था। उसके पीछे बहुत ही लंबी स्टोरी है। एक्सपेरिमेंट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू इसका पता लगा था, और वॉटसन एंड क्रिक ने उसको एक तरह से एनालाइज, हम कह सकते हैं, किया था। 1964 में मायो इलेक्ट्रिक आर्म बनाया गया था, सेंट्रल प्रोस्थेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि यूएसएसआर में उस वक्त था। तो उस वक्त जो है रिसर्च देखिए मायो इलेक्ट्रिक आर्म पे शुरू हो चुकी थी 1964 में। नेक्स्ट 1972 में आती है आपकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मैं कहूँ कि डीएनए, जो कि चिंपैंजीज का डीएनए और गोरिल्ला का जो डीएनए वो जब ह्यूमंस के साथ कंपेयर किया गया तो 99% सिमिलैरिटीज़ मिली थी। तो वहीं से पता लगता है कि दीज आर द इमीडिएट एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ एक बात है। देखिए 1975 में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है कैंसर रिसर्च में, बायोलॉजिकल रिसर्च में इन जनरल, उसकी जो है मेथड का, उनका जो किस तरह प्रोड्यूस करने हैं वो बताया गया था। कोहलर और सीजर वाइनस्टाइन ने ये डिस्कवरी की थी। 1980 में हमें यूएस पेटेंट, फर्स्ट यूएस पेटेंट जो है उसकी जानकारी मिली थी, जो कि मिला जीन क्लोनिंग के लिए।
कोहलर एंड बॉयर, COHEN, कोहेन एंड बॉयर, इनको ये कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। 1983 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो इन्वेंट किया गया था, कैरी मुलिस ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट 1997 में डॉली नाम की जो एक शीप है उसको क्लोन किया गया था फ्रॉम 2 एडल्ट शीप सेल्स। और इस पर्टिकुलर रिसर्च को, इसकी जो टीम है उसको लीड किया गया था IN विलमुट द्वारा, और रोसलिन इंस्टीट्यूट में ये काम किया गया था। तो आप देख रहे हैं कितनी जो है लैंडमार्क इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। इसमें हमने अलग अलग एरियाज़ को कवर किया, लेकिन इन जनरल आप देखेंगे सारे जो एरिया कहीं ना कहीं इसमें टेक्नोलॉजी आती है, कहीं ना कहीं इसमें बायोलॉजी की बात आती है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये इम्पॉर्टेंट जो है डिस्कवरीज हो जाती हैं। अगर इनको फिर से वन बाय वन अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखिए, जब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी उस वक्त इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत डेडली माने जाते थे, उनके अगेंस्ट कोई क्योर ही नहीं थी हमारे पास। रशिया ने एक तरफ काम शुरू किया था बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर, जो कि आज भी वहाँ पे चल रहा है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने एंटीबायोटिक पे ज़्यादा फोकस किया है। तो एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब ये इन्वेंट किया कि फंगस जो है वो एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है जिसको बाद में नाम पेनिसिलिन दिया गया, दैट कैन किल द बैक्टीरिया, जो कि इन्फेक्शन काउज करता था। सेकेंड, उसके बाद कितना टाइम लगा देखिए मास प्रोडक्शन के लिए, पेनिसिलिन के मास प्रोडक्शन के लिए बहुत टाइम लगा। आफ्टर दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात आ जाती है, यानी हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि हाँ किस तरह से हम जो है लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हमने एनिमल पे रिसर्च करनी शुरू की और फ्रोजन स्पर्म से हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी शुरू कर दी। और 1953 में जब पहली बार वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग दी, उसके कोड जो हैं डिकोड आगे जो है रिसर्च उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया मैंने कि जिसमें जेनेटिक कोड को डिकोड किया गया, हरगोबिंद सिंह खुराना का नाम आता है, ये बहुत बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ये सारी जो रिसर्च है यहीं से शुरू हुई 1953 में जब डीएनए का स्ट्रक्चर एनकोड हुआ। उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया अपने आप को बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ देखिए मायो इलेक्ट्रिक आर्म पे काम शुरू हो गया कि इस तरह के जो प्रोस्थेटिक जो चीज़ें हैं वो बननी शुरू हुई। USSR में ये रिसर्च शुरू हुई थी डीएनए, और जब डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो बहुत सारी रिसर्च तो डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर ही फोकस हो गई। वहीं से ही हमें पता लगना शुरू हो गया कि ह्यूमंस का जो चिंपैंजी के साथ, चिंप्स के साथ कितना मैच करता है डीएनए, और फाइनली इतनी सिमिलरिटी होती है कि इट्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल फीचर्स दोनों के बहुत अलग हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डिस्कवरी को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस रिसर्च में बहुत ज़्यादा हैं, और कैंसर रिसर्च में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आती है, स्पेशली इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। आज की डेट में अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का एक चीप मेथड इन्वेंट कर देते हैं, आई हैव नो डाउट कि जो है नोबेल प्राइज़ उस पर्टिकुलर रिसर्च पे मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को चीपली प्रोड्यूस कर सकें किसी सिस्टम में और वो वर्किंग हो, इफ़ेक्टिव हो, दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द करंट टाइम। तो आप देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी वजह से इनको प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, जीन क्लोनिंग जब हमने शुरू कर दी उस वक्त हमारे हाथ में इतनी बड़ी पावर आ गई कि हम एक फीचर को दूसरे फीचर में डाल सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम इंजीनियर कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो जीन क्लोनिंग से आपकी शुरू हो जाती है। एंड देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क डिस्कवरी, जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और इसी के बेस के ऊपर इतने सारे वेरिएंट PCR के प्रोड्यूस हुए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। आफ्टर दैट अब हम देखिए 2 एडल्ट शीप सेल से हमने एक
फुल ऑर्गेनिज्म बना दिया जिसको डॉली कहा गया, और हम किस तरह से डीएनए से लेके ऑर्गेनिज्म लेवल तक पहुंच गए। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने गए हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको उनके बारे में एक जानकारी मिली, एक सही जानकारी मिली, और आपको समझ में आया कि ये डिस्कवरीज़ क्या हैं, ये इन्वेंशंस क्या हैं, इनका रोल क्या रहता है, और क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह के वीडियोस जो हैं वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, और उम्मीद करूँगा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी वीडियोस, और आप जो है आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी। आप इन वीडियोस को सुनेंगे तो आपको जो है एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलूँगा अगले वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।